देखो अभी हम लोग सबसे पहले जानेंगे ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। ठीक, यानी कि भूगोल। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि आखिर ज्योग्राफी है क्या। अगर ये कहा जाए कि भूगोल क्या है, भूगोल किसे कहते हैं, तो एक सामान्य सी बात निकल करके आती है कि पृथ्वी का अध्ययन है। भूगोल क्या है? भूगोल पृथ्वी का अध्ययन है। ठीक है, भूगोल पृथ्वी का अध्ययन मतलब धरातल का अध्ययन क्या होता है? भूगोल होता है। सामान्य रूप से हम ये चीजें क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक ना। लेकिन इसमें जब हम और आगे बढ़ेंगे, जैसे इस छोटे कक्षाओं में छोटे बच्चों को सामान्य रूप से ये दिखाया जाता है, बताया जाता है, ठीक ना। सामान्य रूप से छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि ज्योग्राफी क्या होती है। तो कहा जाता है कि भूगोल क्या है? भूधन गोल, गोल का मतलब गोल पृथ्वी, भू का गोल, और भू का मतलब होता है पृथ्वी। तो ये तो छोटे कक्षाओं में बता दिया जाता है, ठीक। सामान्य रूप से जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे धरातल की बात आएगी, ठीक है। पृथ्वी का धरातल, भूगोल क्या करता है? पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। मतलब पृथ्वी के धरातल का अध्ययन हम किस में करते हैं? भूगोल में करते हैं, ठीक ना। अब यहाँ से जो दूसरी बात निकल करके सामने आती है, ठीक है। अब इस धरातल में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम जानते हैं। इस धरातल पर क्या है? पर्वत, ठीक ना, पठार, इसका अध्ययन, ठीक ना, नदियां, महासागर, ठीक, झीलें आदि का अध्ययन हम करते हैं इसमें। तो बिल्कुल देखिए, बेसिक से सारी चीजें हैं। सामान्य रूप से हम जानते हैं कि भूगोल में क्या करते हैं? पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। जब थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं तो हमें ये चीज समझ में आती है कि पृथ्वी का मतलब कि पृथ्वी के धरातल। अब धरातल की जब हम बात करेंगे तो धरातल में ये सारी चीजें आएंगी, जैसे कि पर्वत, पठार, नदियां, महासागर, झीलें आदि, इनका हम अध्ययन करते हैं। इसके अलावा पृथ्वी के बाहरी आवरण का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के बाहरी आवरण, बाहरी आवरण का मतलब हो गया वायुमंडल, ठीक। बाहरी आवरण का मतलब क्या हो गया? वायुमंडल, ठीक ना। तो ये है भूगोल का अध्ययन क्षेत्र, अगर हम एक तरीके से इसको कह सकें, ठीक ना। लेकिन जब हम विभिन्न विद्वानों की बात करते हैं कि विद्वानों की परिभाषाएं क्या है, तो उसमें सबसे पहले हम एक चीज ये समझ लेते हैं, ये जान लेते हैं कि भूगोल कहाँ से निकल करके सामने आया। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो विद्वान थे वो थे यूनान के, ठीक है। जो यूनानी विद्वान थे, यूनानी विद्वानों ने सर्वप्रथम भूगोल के क्षेत्र में कार्य करना स्टार्ट किया। इसका मतलब क्या है कि यूनानी विद्वानों ने सर्वप्रथम क्या किया कि पृथ्वी के जो भी पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, महासागर हैं, या बाहरी आवरण या बाहरी वातावरण जैसे कि वायुमंडल, फिर ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि, इन सब का अध्ययन करना शुरू किया, ठीक है। तो भूगोल के अध्ययन का श्रेय अगर हम लोग माने तो यूनानियों को सर्वप्रथम क्या होता है? जाता है, ठीक ना। अब यूनानियों में एक विद्वान था जिसका नाम था क्या? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज, ठीक ना। यूनानियों में एक विद्वान था इरेटोस्थनीज, ठीक। इरेटोस्थनीज ने भूगोल को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, ठीक है। इसको एक विषय के रूप में स्थापित किया, विषय के रूप में स्थापित किया, ठीक है। और इसको वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, ठीक है। वो विद्वान कौन था?
इरेटोस्थनीज। इसलिए इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको बोला जाता है? इरेटोस्थनीज को। ठीक, हिकेटियस को नहीं कहा जाता। ठीक है, हिकेटियस का नाम सामने आता है क्योंकि हिकेटियस ने भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य किए। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं जैसे मिसप्रिंट हो जाता है तो अरस्तु और हिकेटियस का नाम भी आता है। ठीक ना, लेकिन उसको नहीं जानना है वो। हाँ, ऑफिशियली वो सही नहीं है। ठीक है, ऑफिशियली क्या सही है? इरेटोस्थनीज को आप लोग करेंगे, जैसे एग्जाम में आता है तो इरेटोस्थनीज हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक, इसमें एक बात और है, वो क्या है? एक तो हो गया भूगोल। ठीक है, तो भूगोल के जो जन्मदाता है वो कौन है? इरेटोस्थनीज। ठीक, लेकिन अगर आधुनिक भूगोल आया, आधुनिक भूगोल, अगर ये पूछ दिया क्या फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, मॉडर्न ज्योग्राफी, अगर फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी पूछा, जैसे प्रश्न दे दिया, प्रश्न कैसे देगा? निम्न में से भूगोल के पिता कौन है? तो उसमें इरेटोस्थनीज और सारी चीजें रहेंगी। प्रश्न में सिर्फ इतना जोड़ दिया कि निम्न में से आधुनिक भूगोल के पिता कौन है, तो उस जो चार ऑप्शन होंगे उन चारों ऑप्शंस में इरेटोस्थनीज भी होंगे और हम्बोल्ट और रिटर भी होंगे। तो हाँ, बच्चे क्या करते हैं कि वो जाकर के इरेटोस्थनीज याद रहेगा, इरेटोस्थनीज को टिक करके चले आएंगे, लेकिन वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ा। ठीक है, तो आधुनिक भूगोल वहां लिखा रहेगा, मॉडर्न ज्योग्राफी। तो आधुनिक भूगोल के पिता कौन है? हम्बोल्ट और रिटर को माना जाता है। हम्बोल्ट और रिटर, हम्बोल्ट और रिटर आधुनिक भूगोल के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक ना। अच्छा, अब एक चीज कंफ्यूज कर रही होगी इसमें, क्या कि पहले वाला भूगोल कौन सा है और बाद वाला भूगोल कौन सा है, दोनों में अंतर है क्या? तो नहीं, दोनों में अंतर नहीं है। ठीक है, दोनों में अंतर नहीं है। क्यों नहीं है बताते हैं। पहले जब भूगोल का अध्ययन शुरू किया गया, ठीक है, भूगोल को क्या बोला जाता है? मदर ऑफ ऑल साइंसेस। ज्योग्राफी क्या है? मदर ऑफ ऑल साइंसेस। ठीक है, ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। ठीक है, सभी विज्ञानों की जननी कौन है? ज्योग्राफी है। मतलब सभी विषय किससे निकले हैं? ज्योग्राफी से। जब मानव की थोड़ी बुद्धि हो गई और मानव ने क्या किया कि अपनी बुद्धि के अनुसार चीजों को, उन चीजों का ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दिया, चीजों को जब समझना शुरू किया, तो सबसे पहले उसने पृथ्वी के धरातलीय स्वरूप को ही समझा। ठीक है, सबसे पहले क्या किया उसने? पृथ्वी के धरातलीय स्वरूप को ही समझा। मतलब कि सबसे पहले भूगोल के बारे में ही अध्ययन स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर इससे धीरे धीरे बहुत सारे सब्जेक्ट आगे निकलते चले गए। बात समझ आ रही? जैसे कि जो आपका जूलॉजी हुआ, बॉटनी हुआ, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स हुआ, जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब कहाँ से निकले हैं? ज्योग्राफी से निकले हैं। ठीक है, इसलिए ज्योग्राफी को मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहा जाता है, सभी विषयों की जननी बोला जाता है। इसलिए सामान्य तौर पर यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, ज्योग्राफी आर्ट ग्रुप में भी आता है और साइंस ग्रुप में भी। मतलब साइंस ग्रुप के बच्चे भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जैसे बीएससी वाले, और आर्ट ग्रुप के भी बच्चे जो क्या करते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जैसे कि बीएमए वाले। ठीक है, तो ज्योग्राफी बीएससी में भी है, एमएससी तक चलता है। ठीक ना, ये चीज। तो ये हो गई बात किसकी? ज्योग्राफी की। हाँ, अब इसमें एक चीज ये रह गई है कि आधुनिक भूगोल और पहले वाला भूगोल क्या है। तो जब विषयों का अध्ययन स्टार्ट हुआ, विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत देना शुरू किया। उस दौरान क्या हुआ कि इरेटोस्थनीज ने भूगोल को सभी विद्वानों के सामने, बहुत से स्टेजेस थे, मंच थे, उसके सामने एक विषय के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। बाद में एक आता है, ठीक है, 1950-60 के दशक की अगर हम बात करेंगे, तो जब मात्रात्मक क्रांति की शुरुआत होती है, उससे भी बहुत पहले, ठीक है, उससे भी बहुत पहले, जब सभी विषय, जैसे सभी विद्वानों ने अपने अपने विषयों को अलग कर लिया कि अब हमें ये वाली ब्रांच दे दीजिए, हमें ये वाली ब्रांच दे दीजिए, तो
फिर क्या हुआ कि भूगोल का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे आ गया। भूगोल का जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे आ गया। ठीक है, जब डुअलिज्म पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, तो वो चीजें निकल करके सामने आएंगी। ठीक है, कि अलग अलग तरीके से ज्योग्राफी को किया जाने लगा, डिफाइन किया जाने लगा। तो वहां पे इसका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा था। मतलब तो भूगोल को फिर से सभी विषयों के सामने वैज्ञानिक रूप से खड़ा करने का श्रेय हम्बोल्ट और रिटर को जाता है। ठीक है, हम्बोल्ट क्या थे? हम्बोल्ट ने बहुत सारी यात्राएं की, ठीक है, और रिटर ने रिटर के भी भूगोल में योगदान बहुत प्रमुख रहा। ठीक है, तो भूगोल को फिर से खड़ा करने का श्रेय किसको जाता है? हम्बोल्ट और रिटर को। इसलिए हम्बोल्ट और रिटर आधुनिक भूगोल के संस्थापक कहे जाते हैं। जब भूगोल का स्वरूप धीरे धीरे क्या हो रहा था? खत्म हो रहा था। जब भूगोल का स्वरूप धीरे धीरे खत्म हो रहा था, उस दौरान क्या हुआ? हम्बोल्ट और रिटर ने इसको फिर से स्थापित करने का प्रयास किया। इसलिए जब आधुनिक भूगोल की बात आएगी तो इसमें कौन आएंगे? इसमें हम्बोल्ट और रिटर आएंगे। ठीक है, जब आधुनिक भूगोल की बात आएगी तो इसमें हम्बोल्ट और रिटर आएंगे। ठीक, अब यहां से आगे देखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ चीजें लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, लिखिए। भूगोल को विकसित करने का सर्वप्रथम प्रयास यूनानियों ने किया। भूगोल को विकसित करने का सर्वप्रथम प्रयास यूनानियों ने किया। भूगोल को विकसित करने का सर्वप्रथम प्रयास यूनानियों ने किया। ठीक है, इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल का पिता कहा जाता है। इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम ज्योग्राफिया शब्द अर्थात भूगोल का प्रयोग इस विषय के लिए किया। देखिए, ब्रोएक के अनुसार, ब्रोएक ब्रोएक के अनुसार मानव विश्व के रूप में पृथ्वी तल की विभिन्नता का मानव विश्व के रूप में पृथ्वी तल की विभिन्नता का क्रमबद्ध ज्ञान भूगोल है। हार्टशोर्न के अनुसार हार्टशोर्न के अनुसार भूगोल वह अनुशासन है भूगोल वह अनुशासन है जो पृथ्वी को मानव का संसार मानकर जो पृथ्वी को मानव का संसार मानकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर
विभिन्न लक्षणों को विभिन्न लक्षणों को वर्णन तथा व्याख्या के लिए खोजता है। वर्णन तथा व्याख्या के लिए खोजता है। अर्थात भूगोल से निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। भूगोल से निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 लिखिए। भूगोल पृथ्वी तल का अध्ययन है। दूसरा है, यह एक पारिस्थितिकी विज्ञान है। भूगोल पृथ्वी तल का अध्ययन है। दूसरा पॉइंट है, यह एक पारिस्थितिकी विज्ञान है। हो गया। उसके बाद यह प्रादेशिक विषमताओं का अध्ययन है। एक और पॉइंट इसमें चौथा लिख लीजिए। भूगोल स्थानिक संगठनों तथा संरचनाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, भूगोल स्थानिक संगठनों तथा संरचनाओं का अध्ययन करता है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हो गई पृथ्वी, और इसके बाहर का ये वाला भाग इस पृथ्वी का क्या हो गया? तल हो गया। तो भूगोल क्या करता है? पृथ्वी तल का अध्ययन, मतलब इसके बाहर की जितनी भी चीजें हैं उसका तो अध्ययन करता ही है, साथ में यह एक पारिस्थितिकी विज्ञान है। ठीक है, पारिस्थितिकी का मतलब पृथ्वी के आसपास जितने भी तत्व मौजूद हैं या हमारे आसपास, ठीक है, पारिस्थितिकी के जितने तत्व मौजूद हैं उन सबका क्या करता है? अध्ययन करता है, उनका विज्ञान है। मतलब उसको विशेष तरीके से बतलाता है। कौन? भूगोल। ठीक, प्रादेशिक विषमताओं का भी अध्ययन है। प्रादेशिक विषमताओं मतलब एक स्थान या एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से क्या होता है? भिन्न होता है। ये कैसे पता लगता है? तो इसको पता करने के लिए ही हम भूगोल का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे ये पृथ्वी है और बीच से काल्पनिक ग्लोब पर एक विषुवत रेखा क्या कर रही है? 0 डिग्री अक्षांश पे हम जिसको मानते हैं गुजर रही है। और सबसे ऊपर यहाँ क्या होता है? एक पॉइंट होता है जिसको 90 डिग्री अक्षांश मानते हैं, यहाँ भी ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, ये क्या हो गया? नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। तो हमने जब प्रादेशिक तरीके से प्रादेशिक विषमताओं का अध्ययन किया तभी तो ये पता चला। पहले हमने विषुवत रेखा पर अध्ययन किया तो पाया कि यह क्या है? अत्यंत उष्ण है। ठीक है, उष्ण का मतलब अत्यंत गर्म है। और जब इस प्रदेश का अध्ययन किया तो हमें पता चला कि यह क्या है? शीत प्रदेश है। बिल्कुल क्या है? ठंडा है, जिसको हम ध्रुव के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक, ये बातें समझ में आ गई? ये चीज है। अब इसको हम लोग देखेंगे, चूंकि ये फिजिकल ज्योग्राफी है, भौतिक भूगोल है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है, बस एक ओवरव्यू इसका देखना है। बात समझ में आ रही है? ओवरव्यू का मतलब कि अलग अलग चीजें। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी,
फिर जियोमॉर्फोलॉजी और फिर जियोग्राफिकल थॉट पढ़ेंगे, तब सभी विचारकों के विचारों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके एक एक क्रम से हम लोग क्रमबद्ध तरीके से इसको पढ़ते चलेंगे। तो भूगोल में मुख्य रूप से इसकी दो ब्रांचेज हैं। एक कौन सी है? फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, दूसरा कौन सा है? ह्यूमन ज्योग्राफी। भूगोल की दो ब्रांचेस, एक ब्रांच फिजिकल ज्योग्राफी और एक ब्रांच जो है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी का अर्थ क्या है? भौतिक, भौतिक भूगोल। और फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है? मानव भूगोल। ठीक ना? तो एक हो गया फिजिकल ज्योग्राफी और एक हो गया ह्यूमन ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक, भौतिक का मतलब क्या होता है? फिजिक्स एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, विषय। ठीक है, तो यहाँ पे भौतिक का मतलब क्या है? प्राकृतिक। ठीक ना, भौतिक का मतलब क्या है? प्राकृतिक, प्राकृतिक भूगोल। मतलब भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी में किन बातों का अध्ययन किया जाता है? जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जो प्रकृति में है, इनका हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक, अब मानव भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं? तो मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है किसका? मानव से संबंधित क्रियाकलाप। मानव जिस चीज से भी संबंधित है उसका अध्ययन किसमें करते हैं? मानव भूगोल में। मानव जिससे भी संबंध रखता है, जिस क्रियाकलाप से संबंध रखता है, उसका अध्ययन करते हैं मानव भूगोल में। और प्रकृति में जो कुछ भी है हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो हम भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं। ठीक, इस तरीके से भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी की भी कुछ ब्रांचेज हैं। ठीक ना, जैसे कि भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान जिसको क्या बोला जाता है? जियो मॉर्फोलॉजी। भू आकृति विज्ञान में हम टोटली धरातल के बारे में पढ़ते हैं कि धरातल पर कौन सी चीजें कैसी हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर इसी में आता है समुद्र विज्ञान। क्या आता है? समुद्र विज्ञान। ठीक है, ओशियनोग्राफी। ठीक, समुद्र विज्ञान हो गया। इसके बाद एक मुख्य ब्रांच और है, क्या? जलवायु विज्ञान। मानव कहीं पर भी इसमें दिखा? किसी में भी मानव का कोई हस्तक्षेप समझ में आ रहा है? इन तीनों में से नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी। ठीक, जल विज्ञान आता है। जल विज्ञान और समुद्र विज्ञान लगभग एक ही जैसा हम समझ लेते हैं, लेकिन ये लगभग एक ही जैसा नहीं है। बता देते हैं अभी से। समुद्र विज्ञान में, ओशियनोग्राफी में, हम महासागरों से संबंधित जल का अध्ययन करते हैं। लेकिन जब जल विज्ञान आएगा, ठीक है, हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, तो हाइड्रोलॉजी में हम समस्त जल का अध्ययन करते हैं। अब वो जल कैसा भी हो सकता है, वर्षा का जल हो सकता है, तालाब का जल हो सकता है, नदी का जल हो सकता है, ठीक है, झीलों का जल हो सकता है। तो जल विज्ञान में हम समस्त प्रकार के जल कहाँ से कहीं से भी हो, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। और समुद्र विज्ञान में हम समुद्रों के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर? ये चीजें हैं इसमें। अब आ जाते हैं मानव भूगोल में। तो मानव भूगोल में हम पढ़ते हैं क्या? आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल, ठीक ना, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक, अब आर्थिक भूगोल क्या होता है? मनुष्य अपनी जीविका के लिए कुछ न कुछ रोजगार कर रहा है, व्यापार कर रहा है, ठीक है, आर्थिक लेन देन कर रहा है। ठीक है, और आर्थिक लेन देन के लिए तमाम प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप कर रहा है। आर्थिक का मतलब धन से संबंधित क्रियाकलाप। अर्थ, अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब पृथ्वी। अर्थ का मतलब कि पृथ्वी का मतलब एक जो करंट वाला होता है, बिजली वाला अर्थ, हम उसको जानते हैं। और एक जो अर्थ होता है, अर्थ का मतलब होता है मनी, धन। समझ में आ रही है?
तो ये क्या हो गया, आर्थिक भूगोल। ठीक, इसमें दूसरा है राजनीतिक भूगोल। भाई राजनीति कौन करता है, राजनीतिक भूगोल कौन राजनीति कर रहा है, मानव ही तो ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो गया। ठीक, जनसंख्या भूगोल पढ़ते हैं हम अलग से, क्या पढ़ते हैं, जनसंख्या भूगोल। तो ये क्या हो गया, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ये सब ब्रांचेस किसकी हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी की ब्रांचेज है, मानव भूगोल की ब्रांचेज हैं। ठीक ना, तो ये किस में आता है, जनसंख्या भूगोल में आता है। क्लियर, ये चीज क्या है, जनसंख्या भूगोल है। इसी तरीके से हम अधिवास भूगोल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अधिवास भूगोल। ठीक, सेटलमेंट ज्योग्राफी, बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से हम नगरीय भूगोल पढ़ते हैं, मानव रहते हैं नगर में, अपना तमाम प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप कर रहे हैं, जो भी है, तो उसको क्या बोला जाता है, नगरीय भूगोल। ठीक है, अर्बन ज्योग्राफी। ठीक है, अधिवास में मुख्यतः हम ग्रामीण के बारे में पढ़ते हैं, रूरल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। उसी तरीके से ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म आता है, पर्यटन भूगोल, वो भी ब्रांचेज इसकी होती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो ब्रांचेज हैं वो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक ना, नोट है, ठीक, नहीं होगा तो उसको नोट कर लेना है। ठीक, आगे चलते हैं अब इसमें। तो इसमें मुख्य रूप से जो हमारा अभी कंटिन्यू चल रहा है जो विषय है वो क्या है, भौतिक भूगोल। ठीक, तो भौतिक भूगोल क्या है, भौतिक भूगोल किसका अध्ययन करता है, प्राकृतिक चीजों का, जो प्रकृति में उपस्थित है, भौतिक भूगोल क्या करता है, उसका अध्ययन करता है। ठीक है, तो लिख लो इसकी परिभाषा भौतिक भूगोल की। ठीक ना, बंद हो गया क्या ये, उसमें शो नहीं कर, इसमें शो कर रहा है, चलिए। भौतिक भूगोल, ठीक ना, लिखिए भूगोल भूगोल शास्त्र की वह शाखा जिसमें भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, जिसमें भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, भौतिक भूगोल कहलाता है। भूगोल शास्त्र की वह शाखा जिसमें भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, भौतिक भूगोल कहलाता है। भौतिक पर्यावरण की बात कर रहे हैं, ठीक है, भौतिक का मतलब प्रकृति में जो कुछ भी है उसका अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में करते हैं, भौतिक भूगोल में करते हैं। ठीक है, आर्थर होम्स ने एक बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा दी, देखिए उसको। आर्थर होम्स के अनुसार, आर्थर होम्स, आर्थर होम्स के अनुसार भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, जिसमें, जिसके अंतर्गत महाद्वीपों, सागरों व महासागरों, महाद्वीपों, सागरों व महासागरों, महाद्वीपों, सागरों व महासागरों, वायुमंडल, उच्चावच आदि का अध्ययन किया जाता है। देखिए, हार्टसोन की परिभाषा के अनुसार भूगोल वह विषय है, हार्टसोन की परिभाषा के अनुसार
भूगोल वह विषय है जो पृथ्वी धरातल की विविधताओं का सही क्रमबद्ध और तार्किक निरूपण की सही क्रमबद्ध और तार्किक क्या लिखे, क्रमबद्ध और तार्किक व्याख्या करता है। हार्टशॉन की परिभाषा याद करने के लिए 3 शब्द आप लोग याद रखेंगे। क्या? जो पृथ्वी की या धरातल की विभिन्नताएं हैं या विविधताएं हैं, मतलब जो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, विभिन्नताएं, ठीक है, उसका क्या करता है, सही क्रमबद्ध और तार्किक, तर्क के अनुसार तार्किक व्याख्या करता है। भूगोल क्या करता है, हार्टशॉन की परिभाषा एग्जाम में भी पूछी जाती है, तो आप लोग क्या करेंगे, इस बात का ध्यान देंगे, ठीक ना, क्लियर है। तो पृथ्वी या धरातल की विभिन्नताओं का सही क्रमबद्ध और तार्किक निरूपण या तार्किक व्याख्या करता है, उसको क्या बोलते हैं, भूगोल बोलते हैं। ये किसने बताया था, हार्टशॉन की परिभाषा है। तो परिभाषा सीधे एग्जाम में दे देता है और ये पूछेगा आपसे कि ये परिभाषा किसकी है या यह कथन किसने कहा। तो 3 शब्द याद रखिए, सही क्रमबद्ध और तार्किक। जिस परिभाषा में आ जाए भूगोल की, वो सीधा सीधा किसकी होगी, हार्टशॉन की परिभाषा होगी, ठीक ना, ये चीज, ठीक। स्ट्रालर की भी परिभाषा एक पूछता है, लिखिए, ए एन स्ट्रालर के अनुसार, ए एन स्ट्रालर के अनुसार आने दीजिए, ए एन स्ट्रालर के अनुसार भौतिक भूगोल पर्यावरण की क्रियाओं का अध्ययन है। भौतिक भूगोल पर्यावरण की क्रियाओं का अध्ययन है। भौतिक भूगोल पर्यावरण की क्रियाओं का अध्ययन है। यह पर्यावरण जीवन प्रक्रिया को यह पर्यावरण जीवन प्रक्रिया को न सिर्फ पोषित और तीव्रता प्रदान करता है, न सिर्फ पोषित और तीव्रता प्रदान करता है, पोषित बोले हैं, पोषित, न सिर्फ पोषित और तीव्रता प्रदान करता है, वरन उन प्रक्रियाओं को रोक भी सकता है और मंद भी कर सकता है। रोक भी सकता है और मंद भी कर सकता है, ठीक ना, रोक भी सकता है और मंद भी कर सकता है। भौतिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में, लिखते रहिए, लिखिए, भौतिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में उच्चावच, मृदा, सागर, नदी, महासागर, वायुमंडल, झीलें, पर्वत, पठार, मरुस्थल, मरुस्थल,
वनस्पति, खनिज पदार्थ आदि सम्मिलित हैं, आदि सम्मिलित हैं। अध्ययन क्षेत्र काफी बार पूछा जाता है, ऐसे जनरली कोई भी पूछ लेता है, तो आप ध्यान रखिएगा। भौतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र क्या है? भौतिक भूगोल में सागर, महासागर, नदी, मृदा, उच्चावच, धरातल, मरुस्थल, जलाशय, ठीक है, खनिज पदार्थ, वनस्पतियों आदि का अध्ययन किया जाता है। बात समझ में आ रही है? एक चीज में नहीं समझ में आ रहा होगा, उच्चावच। उच्चावच क्या होता है? रिलीफ फीचर। लिखिए, उच्चावच निम्न 3 प्रकार के होते हैं। उच्चावच निम्न 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार के उच्चावच, पहला हेडिंग ही होगा, प्रथम प्रकार के उच्चावच। प्रथम प्रकार के उच्चावच, प्रथम प्रकार के उच्चावच महाद्वीप व महासागर। प्रथम प्रकार के उच्चावच में कौन आएगा? महाद्वीप व महासागर। अगला लिखिए द्वितीय प्रकार के उच्चावच। हाँ, एक चीज समझ लीजिए, प्रथम प्रकार के उच्चावचों में बड़े बड़े भूखंड आते हैं, जैसे पूरा महाद्वीप को ले लिया, पूरा महासागर को ले लिया, तो क्या होता है? प्रथम प्रकार का उच्चावच होता है, ठीक। और द्वितीय प्रकार के उच्चावचों में उनसे छोटे भूखंडों को लेते हैं, जैसे पर्वत, मैदान। बात समझ में आ रही है? छोटे छोटे भूखंड, ठीक, पठार, ये सब जो प्रथम प्रकार के उच्चावच होते हैं उसमें स्थित होते हैं द्वितीय प्रकार के उच्चावच। प्रथम प्रकार के उच्चावचों में ही या उसके पर ही स्थित होते हैं क्या? द्वितीय प्रकार के उच्चावच। और द्वितीय प्रकार के उच्चावचों के अपर्दन से या फिर द्वितीय प्रकार के उच्चावचों के अपक्षय से, मतलब कुछ भी से, ठीक है, इन सब तरीकों से क्या होते हैं? तृतीय प्रकार के उच्चावच का निर्माण होता है, ठीक है। तो द्वितीय प्रकार के लिख लीजिए, पर्वत, पठार, मैदान, पर्वत, पठार, मैदान, महासागरीय कटक, महासागरीय मैदान आदि। महासागरीय मैदान आदि। ठीक है। देखिए, हाँ, इसमें से महासागरीय कटक को समझ लीजिए। कटक का मतलब होता है रिज, ठीक, रिज का मतलब पहाड़ी। सिर्फ महाद्वीपों पर ही पहाड़ पर्वत नहीं है, समंदरों के, महासागरों के अंदर भी क्या है? छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जिनको वो डूबे हुए हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? कटक बोलते हैं, रिज बोलते हैं। हाँ, और जब पानी कम होता है तो वही बाद में निकल करके क्या बन जाते हैं? द्वीप बन जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, बाद में अगर उनका जो शीर्ष है, शीर्ष का मतलब पहाड़ी ऊपर नुकीली टाइप की होती है, तो वैसा नहीं, अगर वो सपाट हो, ठीक है, तो वही क्या होते हैं? फिर जब पानी कम होगा तो द्वीप बन के उभर जाएंगे। और महासागरीय मैदान क्या होते हैं? समुद्रों में जो एक ढाल टाइप का पूरा समुद्र के नीचे जो तली होती है, जैसे ये हो गया क्या? धरातल। और यहां से क्या शुरू हुआ है? समंदर शुरू हुआ है, ठीक। ये समंदर है, इसको क्या बोलते हैं? सतह। और इसकी जो नीचे का पार्ट है, ये क्या बोलते हैं? तली। तो इसी भाग को क्या बोलते हैं? महासागरीय मैदान बोलते हैं। एक तो ये मैदान है, ठीक है, जो कि धरातल के ऊपर ये समतल मैदान दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? एक तो ये मैदान है जो धरातल के ऊपर क्या कर रहा है? समतल दिख रहा है। जो समुद्रों के जो तली है, जो सपाट है ऐसे बिल्कुल, वो क्या होती है? महासागरीय मैदान। अब इसी में जैसे कोई पहाड़ी ऐसे ऐसे हो, ऐसे,
तो ये क्या बोला जाएगा, कटक बोला जाएगा, रिज बोलेंगे। ये समुद्र में क्या हुआ है, डूबा हुआ है। कभी कभी क्या होता है, ऐसे रहे, ठीक, या ऐसे हो जाए, तो जब पानी कम होके यहाँ आ जाएगा तो यही क्या बन जाएगा, हमें द्वीप के रूप में दिखाई देने लगेगा, वो कटक होता है। हाँ, समझ आ रही है, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, अब आगे और हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है, क्योंकि कॉलेज